हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम लोग 9th और 10th की पूरी पढ़ाई करते हैं विद बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट एंड अ बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम विभा राज, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड ये लिंक है जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे हैं रेवोल्यूशन वीक के अंदर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। वी हैव रीच्ड पार्ट 2। हम लोगों ने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेडिंग सोशलिज्म इन यूरोप। वी सॉ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म was evolved आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड कैसे कैपिटलिज्म जैसे ओपिनियंस को अब लोग उतना पसंद नहीं कर रहे थे। तो हम इसको इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि हाउ सोशलिज्म इन्फ्लुएंस्ड द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। बट बिफोर आई गो इनटू दैट, लेट्स सी समथिंग अबाउट अनअकैडमी। वी आर इन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत बेहतरीन टीम के साथ में जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन का बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है। आप लोग बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द अनअकैडमी प्लस कोर्स, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। इसका मतलब है कि आप जैसे अपनी क्लासरूम में अपने टीचर्स के साथ में बातचीत करते हैं, उनके साथ में डिस्कशंस में इंगेज होते हैं, वैसे ही बिल्कुल आप यहाँ पर भी क्लासरूम में अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लासरूम पोल्स के अंदर भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेस्ट योर प्रेपरेशंस बाय गिविंग रेगुलर क्विजेस एंड टेस्ट, ताकि आप इवेल्युएट कर सके कि आपकी पढ़ाई कितनी हो गई है और कितनी और बाकी है। यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, मतलब आपको आपके एग्जाम के हिसाब से पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो डाउट्स हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, हर तरीके से प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। एंड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे बढ़िया बात, आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने वीडियोस देख सकते हैं, नए लाइव वीडियोस को आप देख सकते हैं एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द अनअकैडमी ब्रिलियंट टीम। इतने सारे बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं आपको। इनके साथ में एक और बेनिफिट आपको मिलता है विच इज फ्री लाइव क्लासेस। फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है जस्ट बाय डाउनलोडिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वंस यू डाउनलोड दिस ऐप, आपको अपनी क्लास चूज करनी है और जैसे ही आप अपनी क्लास चूज करते हैं, आपको चॉइस मिलता है स्पेशल क्लासेस का। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और ये आपकी मदद करती हैं टू अंडरस्टैंड द अनअकैडमी पैटर्न इन अ बेटर वे एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना है। आपको बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है और बहुत सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए वेट कर रहे हैं। आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, मतलब आपका कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। आप मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स को पूरे तरीके से अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे आप हमसे जुड़ेंगे? एक सिंपल प्रोसेस है। आपको फ़ोन के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है। वंस यू डू दैट, आपको यहाँ पर अपने सीबीएसई कैटेगरी में से क्लास को चूज करना है। आप क्लास 10 में है तो यू कैन पिक क्लास 10, आप क्लास 9 में है तो आप क्लास 9 पिक कर सकते हैं, राइट। वंस आपने अपनी क्लास पिक की तो यू गेट दीज ऑप्शंस फॉर सब्सक्रिप्शन। फॉर क्लास 9 स्टूडेंट, आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 13,500, 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 22,500, 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 32,400 एंड 4 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, मतलब आपका पूरा हाई स्कूल 9th, 10th, 11th और 12th यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा एट ओनली 36,000, विच इज़ अ वेरी वेरी नॉमिनल रेट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप 10th क्लास में हैं तो भी आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 13,500, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन एट 22,500 एंड 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन यू गेट एट ओनली 28,800। आपकी 10th, 11th एंड 12th तीनों क्लासेस यहाँ पर इंश्योर्ड होंगी। तो hurry up and come on plus. The prices that you are seeing here are after discount, a discount which you will get after using the code VRCBSE.
सो VRCBSE कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% का ऑफ मिलता है और ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं ये डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, राइट। सो आइए अनअकैडमी के ऊपर एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VRCBSE। तो चलो शुरू करते हैं रशियन रेवोल्यूशन वाले हिस्से को एंड वी हैव मूव्ड ऑन टू द पार्ट सेकंड। तो हम लोगों ने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा बच्चों। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो एम करता है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो एम करता है सोशल वेलफेयर की तरफ अगेंस्ट द कॉमन मोनार्कियल रूल। ये लोग जो हैं ये मानते हैं दैट द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी शुड बी शेयर्ड बाय द सोसाइटी एंड इट शुड नॉट कंसंट्रेट इन फ्यू हैंड्स, जैसा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में यूजुअली चल रहा था। राजा और राजा के जो रिश्तेदार थे सिर्फ वही अमीर थे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट ही प्रिविलेजेस एंजॉय करता था और जो थर्ड स्टेट था वो सारे टैक्सेस के को सफ़र करता था। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये सिखाया कि नहीं, ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। द पीपल कैन बी an equal citizen and the people if given an equal right can run their own government। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके हम देखते हैं पूरे यूरोप के अंदर जो एक स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म है वो डेवलप होना शुरू हुआ। लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो थी उसकी डिमांड आनी शुरू हुई एंड अलग अलग जगह पर इसके सपोर्ट में फिलोसोफर्स सामने आते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस का भी फॉर्मेशन होता है, बट कहीं पर भी कंक्लूसिवली एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं रशिया की। रशिया जो यूरोप का सबसे बड़ा एम्पायर था उस समय का, रशिया अपने आप को हमेशा से यूरोप का हिस्सा मानता रहा एंड वहाँ के राजा को जार कहा जाता था, ठीक है। जार निकोलस द सेकंड राजा बनते हैं जब रशिया के, तो उस टाइम पर रशिया एक बहुत बड़ी टेरिटरी था। इसके अंदर नॉट जस्ट द करंट डे रशिया, उसके अलावा भी आसपास का बहुत बड़ा जोन इंक्लूडेड था, लाइक फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ईस्ट यूरोप, सेंट्रल एशिया, ये पूरा जोन जो है ये रशियन एम्पायर के कब्जे में था। तो टेक्निकली दिस किंग द जार वॉज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इतनी बड़ी टेरिटरी उनके कंट्रोल के अंदर थी। दे फॉलोड द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन एंड ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा ये रिजिड थे अपने एम्पायर को लेके। ये मानते थे कि राजा जो है वो एक डिवाइन राइट के साथ में आता है एंड ही बिलीव्ड दैट ही वाज बोर्न टू बी द किंग। ही वाज स्टबर्न बाय नेचर एंड हिज वाइफ Tsarina Alexandra, who came from Germany, was almost equally stubborn। ये दोनों बहुत लाविश लाइफ जिया करते थे और इनके कंट्रोल में जो एरिया था, जो ज़मीनें थी, जितनी टेरिटरीज थी, उन सारी टेरिटरीज के अंदर लोगों को कई तरीक़ों से सफ़र करना पड़ता था। नाउ लेट्स लुक एट द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ रशिया। जो रशिया की इकोनॉमी है उसमें ऑलमोस्ट 85% हिस्सा जो था वो एग्रीकल्चर का था। रशिया के अंदर रबी क्रॉप्स बहुत अच्छे से होती हैं एंड वीट के लिए रशिया आज भी काफ़ी डोमिनेंट है इन प्रोडक्शन। ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थी एंड इसके अंदर नॉन रशियन दोनों तरीके की नेशनैलिटीज़ इंक्लूडेड थी। मतलब वो जोन जो डायरेक्टली रशिया के कंट्रोल में था और वो जोन्स जो इनडायरेक्टली रशिया के कंट्रोल के अंदर थे। द पेजेंट्स लेड अ वेरी वेरी पुअर लाइफ। इनको ज़मीनें किराए पर मिलती थी, दे कुड नॉट ओन द लैंड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो नोबिलिटी के मेंबर्स थे वो भी काफ़ी क्रूअल थे इनके तरफ। दूसरा जो सेक्शन इकोनॉमी का हम लेते हैं वो हम लेते हैं इंडस्ट्रीज़ का। इंडस्ट्रीज़ उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इनफैक्ट अगर कहा जाए तो ये काफ़ी बैकवर्ड थे। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर दो तरीके की कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। इंडस्ट्री के अंदर ओनर्स थे, ये यूजुअली बिजनेस पीपल हुआ करते थे, नोबिलिटी मेंबर्स हुआ करते थे, तो ये काफ़ी एक रिच लाइफ स्पेंड करते थे। ऑन द अदर हैंड द अदर सेक्शन वाज ऑफ द वर्कर्स।
जो वर्कर्स थे उनका हाल उतना ही बुरा था जितना छोटे किसानों का था। और ये लोग इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इनकी वेजेस बहुत मिनिमल हुआ करती थी, उनको बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर काम करने के लिए कहा जाता था। एंड इनको काफ़ी सफरिंग्स जो है वो फेस करने को मिलती थी। Both the workers and peasants had no meaningful place in the society. So technically, everything only went in the hands of the king and the nobility member and the members of the church. जो एक्चुअली में वर्कर थे, जो काम कर रहे थे, उन तक कोई बेनिफिट पहुंच ही नहीं रहा था, कोई प्रिविलेजेस उनके हाथ में नहीं थे। करप्शन काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, एज वी सी दैट द टेरिटरी वॉज वेरी वाइड एंड इट इज़ technically impossible for one empire to keep a vigilance over every zone। तो होता ये था कि राजा जो था वो अपने किसी रिश्तेदार को अपॉइंट कर देता था डिस्टेंट टेरिटरीज के अंदर, और वो रिश्तेदार जो होते थे दे यूज्ड टू बिकम फ्री। अब क्योंकि राजा बार बार उनके ऊपर चेक नहीं करने वाला है, तो वाइड स्प्रेड करप्शन आपको देखने को मिलता था, एंड ओनली द अपर कैटेगरीज, द अपर स्टेट्स enjoyed all the benefits। Let's move into the political conditions. As you can see, this is Tsar Nicholas II. The Russian Tsars continued to enjoy unlimited powers and were cruel and irresponsible as before. As I said, जो Tsar Nicholas II था, ये काफ़ी lavish life जीने का used to था, और he believed that it was his birthright। वो इस चीज़ को कहीं पर भी गलत नहीं मान रहा था, and to actually work for the welfare of the people was not amongst his duty। he believed कि हमें खुद की लाइफ जीनी है, I am the king, I can do anything, but I don't have to care for the people, I don't have to think about their welfare, and I can do anything that I want। Why? Because as a king I have divine rights, these rights are given to me by the God himself। वो इस भ्रम में थे कि नहीं, हम राजा हैं और राजा को सब कुछ करने की आज़ादी है। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, टेक्निकली जो फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, एंड जितनी भी बड़ी पावरफुल पोजीशंस थी उनको जार अपने नोबिलिटी मेंबर्स से फिल करता था। एज आई सेड कि जो नोबिलिटी मेंबर्स थे दे वर करप्ट, इमोरल एंड इनएफिशिएंट। हेंस जो एम्पायर था वो सिर्फ साइज वाइज बड़ा था। अगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये एम्पायर उतना एफिशिएंट नहीं था। राजा डेफिनेटली काफ़ी ताकतवर खुद को मानता था, बट इन रियलिटी द एम्पायर वॉज नॉट दैट वेल मेंटेन्ड। तो द वास्ट एम्पायर was actually a zone which comprised of very different culture as well as religion and language zones। अगर हम रशिया के पूरे टेरिटरी को देखें तो आप देखेंगे, अगर if I draw a very bad map of Asia here, तो अगर हम रशिया को यहाँ से कंपेयर करते हैं and we take it all the way to यूरोप, तो ये पूरा जोन रशियन एम्पायर के कब्जे में था। अब इस जोन को अगर हम देखते हैं, ये इंडिया है, यहाँ चाइना आएगा, इंडिया से आपको थोड़ा सा उसका लोकेशन का आइडिया होगा, ठीक है। तो रशियन एम्पायर इतना बड़ा एक एम्पायर था, तो इसमें आपको रशियन मेजॉरिटी तो दिख ही रही है, बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़े से सेंट्रल एशिया वाले जोन में आएंगे तो आपको बुद्धिस्ट, आपको इस्लाम रिलीजन का एग्जिस्टेंस देखने मिलता है अजरबैजान वाले, तजिकिस्तान वाले एरिया के अंदर, इस पूरे जोन में। देन अगर आप ईस्ट यूरोप की तरफ मूव होते हैं तो ईस्ट यूरोप वाले इलाके के अंदर आपको क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे विंग्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मंगोलिया, अजरबैजान, तजिकिस्तान, इन जगहों पर अपनी अपनी भाषाएं थी। पोलैंड की अपनी भाषा थी, नीदरलैंड्स की अपनी भाषा थी, बट रशियन एम्परर्स को इससे कोई लेना देना नहीं था। They believe that because Russia is the supreme authority, all other identities need to be eliminated। मतलब
सिर्फ रशियन लैंग्वेज चलेगी, सिर्फ रशियन रिलीजन चलेगा, सिर्फ हमारा जो कल्चर है वो फॉलो किया जाएगा और जो लोकल कल्चर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, राइट। तो उनको फोर्स किया जाता था अपने कल्चर और रिलीजन और लैंग्वेजेस को फॉलो करने के लिए, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड वेरी वेल बाय द पीपल. The Tsar's policy of expansion also brought them in conflict or wars with other major imperialistic power. इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी जो रशियन एम्परर्स थे, they were continuously engaged in war, and इन wars की वजह से इन्होंने अपने आस पास में काफ़ी सारे दुश्मन जो थे वो भी खड़े कर लिए थे. तो इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड, सोशल कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड, and political condition is also not very good. इन conditions को देखते हुए अगर हम रशिया की सोसाइटी को डिवाइड करें, and you can see here is a pyramid where you can see the church and the king and the queen are at the top. There is the Tsar and Tsarina, the nobility members, the church, the army, the administrative people, and at the end, at the absolute bottom of this pyramid, you will find that there are the serfs, the peasants, the workers who had to pull all the weight of the whole social pyramid. तो बड़ा बड़ा इसको हम दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड करते हैं, the king, nobles and the clergy. तो राजा, उसके nobility members और जो clergy के members थे, including we can say the army, were at the top. इनके पास में सारे प्रिविलेजेस थे, ये सारी आज़ादी इंजॉय करते थे, इनको टैक्स नहीं पे करना होता था, इनकी लाइफ बहुत लग्जूरियस होती थी और सारी इम्पॉर्टेंट जॉब्स जो थी वो इनके कब्जे में थी. मतलब इनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे ऑफ बीइंग बोर्न इन द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इन द बॉटम सेक्शन जहाँ पर मेनली वर्कर्स और फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम अगर यूरोपियन लैंग्वेज में कहें तो सर्फ कहा जाता है. दे वर ऑलमोस्ट 85% एज वी सेड, एंड दे लेड अ वेरी मिजरेबल लाइफ. They had to pay heavy taxes, they did not own very big lands, they could not have their own properties, and they had to work very hard, more than humanly possible. They had to work that much at very low wages, and they had to earn their living through difficult process. बहुत मुश्किल से इनको अपनी ज़िंदगी चलाने को मिलती थी, एंड गुस्सा जो था वो डेवलप हो ही रहा था सोसाइटी के अंदर. इस बीच में हम ये भी देखते हैं कि फ्रांस के अंदर आंदोलन हुआ, तो द सोसाइटी वॉज ऑलरेडी विटनेसिंग अ वेरी हिस्टोरिकल इवेंट in their neighborhood, and they saw it in a absolute awe कि वाओ, इतना अच्छा आंदोलन हुआ जिसने में लोगों ने आंदोलन करके अपने राजा को गद्दी से हटा दिया. तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली गेव अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल ऑफ द रेस्ट ऑफ यूरोप, और इसके थ्रू लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया था, लोगों तक शिक्षा पहुंची थी थोड़ी बहुत, कई फिलोसोफर्स ने अपनी ओपिनियंस प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था, एंड वी सी दैट डिफरेंट ओपिनियंस स्टार्टेड ग्रोइंग अप इन रशिया. जैसे हम देखते हैं द एंट्री ऑफ सोशलिज्म इन रशिया. सोशलिज्म कैसे आता है? जॉर्ज प्लैखनोव जो थे, जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर थे, कार्ल मार्क्स फादर ऑफ सोशलिज्म, इन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. अब ये बात बता दें आपको कि टू क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी और अ सोवियत का मतलब होता है यूनियन, वॉज इलीगल, ये अलाउड नहीं था. और फिर भी क्योंकि अब लोग परेशान हो रहे हैं, दे फाइंड नो अदर वे, तो अब कानून तोड़ा जा रहा है, एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड पॉपिंग अप. तो पहली ऑर्गेनाइजेशन जो बनी अंडर जॉर्ज प्लैखनोव वाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1883. इसके बाद ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हुई, जैसे हम देखते हैं द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. In 1898 it was formed. बट ये जो पार्टीज थी ये अलग अलग ओपिनियंस होल्ड करती थी, एंड इनके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होनी शुरू होती हैं.
एंड मेनली एंड तक आते आते इस पूरे टाइम के दौरान दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक थे बोल्शेविक्स, एक थे मेंशेविक्स। सबसे पहले देखते हैं मेंशेविक्स। मेंशेविक्स जो थे वो प्लेखनोव की लीडरशिप के अंदर थे एंड दे बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग अ सोशल चेंज but through a slow and gradual process, keeping everybody in loop and through a parliamentary form of government. तो प्लैखनोव, जॉर्ज प्लैखनोव जो थे उन्होंने मेंशेविक्स को क्रिएट किया, but this party could not do very well. जो पॉपुलर पार्टी थी दैट वाज दी बोल्शेविक्स। जो बोल्शेविक्स थे ये व्लादिमीर लेनिन के कमांड के अंदर थे। Vladimir Lenin was also a supporter of socialism, but he believed in aggressive implementation of socialism. He believed that as a society, we are so large that to allow everybody to participate in the decision making is practically not possible, and it's also not intelligent to include everybody, क्योंकि हर किसी में इतना दिमाग नहीं है कि वो सभी के लिए अच्छे डिसीजन ले सके। तो हम सोशल वेलफेयर को एम करेंगे, बट इस सोशल वेलफेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कैन गो फॉर अ वन पार्टी, अ सिंगल पार्टी विच टेक्स डिसीजन फॉर एवरीबडीज वेलफेयर। सो दे वर कॉल्ड बोल्शेविक्स एंड दे वर एक्सट्रीम सोशलिस्ट। इनका मानना था कि हमें सोशलिज्म के लिए धीरे धीरे चलने की जरूरत नहीं है, हम लड़ के अपने सोशलिज्म को अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ओपिनियंस ये आई। इसमें हम मेंशेविक्स का मेंशन जो है वो सिर्फ इसी जगह पर देखते हैं, चैप्टर में आगे मेंशेविक्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इनका रोल यहीं पर खत्म हो जाता है। जो पार्टी डोमिनेंट होगी यहाँ पर दैट इज गोइंग टू बी दी बोल्शेविक्स। सो इसकी तरफ ध्यान रखिएगा और इनकी जो ओपिनियन है इसको भी याद रखिएगा कि दे बिलीव्ड इन एक्सट्रीम सोशलिज्म, कि हम ऐसा एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें जो सबके भले का काम करे और डिसीजन मेकिंग उसका क्विक हो। ठीक है, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि 1883 के अंदर एक आंदोलन एक पार्टी बन चुकी है, 1898 के अंदर एक पार्टी बन चुकी है, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स जो थे उनकी ओपिनियन आ गई है, एंड पीपल वर नाउ बिल्डिंग अप टू क्रिएट मूवमेंट, अ रेवोल्यूशन ऑफ देयर ओन। इस टाइम पर आते आते 1905 आते आते अब लोगों को लगने लगा कि एब्सोल्यूट मोनार्की इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है राजा और सिर्फ उसका रूल अब नहीं चलेगा। हमको क्या चाहिए? हमको अब अपने अधिकार चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें एक पार्लियामेंट चाहिए और हमें प्रॉपर वेजेस चाहिए, हमें वर्किंग आवर्स रिड्यूस चाहिए। तो 1905 तक आते आते पेजेंट्स एंड वर्कर्स जो थे वो अपनी डिमांड्स को, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को आगे रखते हुए कई सारे आंदोलनों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इस आंदोलन के अंदर दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय द जेडिस्ट। एज आई सेड कि रशिया के सेंट्रल एशिया वाले हिस्से में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे जोन थे विच वर मुस्लिम डोमिनेटेड, इस्लाम डोमिनेटेड, और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको जेडिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जेडिस्ट थे दे ऑल्सो बिलीव कि दे शुड गेट सम ऑटोनॉमी इन देयर एरिया एंड दे सपोर्टेड ऑल दीज मूवमेंट्स। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज। 110,000 workers in St. Petersburg went on a strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition. So 1905 का जो साल था वो शुरू ही होता है with different small revolutions, strike in different areas and people continuously demanding for their basic rights कि हमें constitution दीजिए, हमारे वर्किंग आवर्स रिड्यूस कीजिए
और हमें बेटर वेजेस मिलनी चाहिए, हमारी वर्किंग कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए, ट्रीट अस लाइक ह्यूमन बींग्स नॉट जस्ट हैंड्स टू वर्क। ये डिमांड्स धीरे 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 ग्रो होनी शुरू हुई, बट द किंग बीइंग द एब्सोल्यूट मोनार्क दैट he was least interested. He did not react to any of these things. In fact, he was only a watcher in these situations. उन्होंने कोई रिएक्शन इस टाइम पर नहीं दिया। फिर आता है जनवरी 9th 1905 का एक संडे, जब इन्हीं डिमांड्स को आगे रखने के लिए एक प्रोसेशन, एक रैली थी जिसको फादर गेपन लीड कर रहे थे, वो निकाली जाती है कि राजा के पास में जाते हैं एंड लेट अस स्पीक टू द किंग अबाउट ऑल आवर डिमांड्स। तो फादर गेपन के साथ में ये रैली जो थी ये राजा के महल तक पहुंचती है, बट राजा ने इतना कोल्ड बिहेवियर दिखाया कि वो अपने सिपाही भेजता है, दरवाजे पर ही इन लोगों को मारना पीटना शुरू किया जाता है और तकरीबन 100 people were killed and almost 300 were wounded. This day and event is known as Bloody Sunday. इस दिन को रशिया में ब्लडी संडे के तौर पे याद किया जाता है कि राजा ने कितना मर्सिलेसली, कितना एक हार्टलेस तरीके से अपने ही लोगों के ऊपर अटैक लॉन्च किया विदाउट इवन लुकिंग एट द पिटिशन, लुकिंग एट द रिक्वेस्ट जो उसको लेकर आ रहे थे। एंड इसमें भी एक बहुत बड़ी बात ये थी कि जो लीड कर रहे थे ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वॉज अ फादर, ही इवन डिसरिस्पेक्टेड द चर्च बाय डूइंग सो। तो 1905 का जो ये इवेंट हुआ, इट turned out to be on a pre-event, a dress rehearsal for the revolutions to come in the future. धीरे धीरे लोग, नाराजगी जो थी लोगों की वो बढ़नी शुरू हो रही थी, एक एनवायरनमेंट बिल्ड होना शुरू हो रहा था अगेंस्ट द किंग एंड द मैनर ऑफ हिज रूलिंग, एंड लोगों ने जगह जगह पर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपनी यूनियंस बनानी शुरू कर दी थी, म्यूटनीज होनी शुरू हो गई थी एंड बहुत सारे रेवोल्यूशंस जो थे वो ब्रेकआउट होने शुरू हुए। वैसे राजा के कंट्रोल में ये सब इलीगल था, आप यूनियन नहीं बना सकते थे, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते थे, सेना राजा के खिलाफ नहीं जा सकती थी। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इलीगल, had been illegal in the Russian Empire, but now people had just broken the patience. तो लोगों ने फैक्ट्रीज, रेलवेज, डॉक्स के अंदर काम करना बंद कर दिया था एंड दे स्टार्टेड गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू हो रहा था वैसे वैसे अब राजा ने भी सोचना शुरू किया, कई ऑर्गेनाइजेशंस पावरफुल होनी शुरू होती हैं, जैसे बोल्शेविक्स पार्टी जो थी वो काफ़ी तेज़ी से इसके अंदर अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करती है। The soldiers and representatives of the non-Russian nationalities came into close contact with the revolutionaries, Bolshevik in the country. So it is now building an environment which is going against the king. अब राजा बिल्कुल क्वाइट तो नहीं बैठ सकते थे इस टाइम पर, है जार ने क्या किया, जार ने एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया इन द सेम ईयर 1905। अक्टूबर में ये मैनिफेस्टो लेकर आते हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको थोड़ी थोड़ी आज़ादी देता हूँ। बाय द वे जब इसने ये किया तो ही was not very sure of sharing his power with anybody, but he just did it for a trial basis कि let's see कि क्या होता है। वो ज़्यादा कीन नहीं था अपनी पावर को शेयर करने में, तो थोड़ी थोड़ी आज़ादी उसने देनी शुरू की, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, प्रेस एंड असेंबली की आज़ादी मिलनी शुरू होती है, और उन्होंने पार्लियामेंट को भी अप्रूव किया विच इज कॉल्ड ड्यूमा। उन्होंने कहा कि ठीक है we will have a parliament which will help us create a constitution and run the government. Now this was absolutely against the nature of the king. राजा किसी की सुनने में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, बट फिर भी जस्ट टू कंट्रोल एंड सिमर द होल रेवोल्यूशन डाउन उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया, अग्री किया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस किया जाता है और एक ड्यूमा, एक पार्लियामेंट बनाने का प्रॉमिस किया जाता है।
The implementation of the proposals given in the manifesto were not implemented effectively and the Tsar reversed his decision. जैसा हमें डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जार ने इन कानूनों को इमीडिएटली नहीं इम्प्लीमेंट किया और धीरे धीरे वी सी दैट द डिसीजन दीज promises that were given to the people, they were reversed, they were removed in due course of time. ड्यूमा, जैसे हम देखते हैं कि ड्यूमा ने जैसे जैसे काम करना शुरू किया राजा उसके काम में टांग अड़ाता था. नाउ पार्लियामेंट इज अ बॉडी जिसमें डिसीजन के लिए आपको डिस्कशन करना ज़रूरी है. अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो रहा है तो फिर वो पार्लियामेंट सही नहीं है, मतलब वो डेमोक्रेटिक नहीं है. बट पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसी चीज़ करती जो राजा की मर्जी से नहीं होता था या राजा की पसंद का नहीं होता था तो राजा उस पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देता था. तो राजा जैसे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ड्यूमा थी, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, उसको 75 डेज के अंदर ही उसने डिसॉल्व कर दिया. री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months, मतलब नई ड्यूमा जो इलेक्ट की गई उसको भी उसने बहुत तेजी से अगले 3 महीने के अंदर इलेक्ट भी किया और उसके काम में भी उसने टांग अड़ाना शुरू किया. उसने वोटिंग लॉज को चेंज किया और जब तक तीसरी ड्यूमा आई, तीसरी पार्लियामेंट इलेक्ट होके आई, उसने इलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही गड़बड़ी करनी शुरू की और उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को जिताया जो उसके चमचे थे और जो उसके इशारों पे काम करते थे. दैट इज द कंजर्वेटिव पीपल हु बिलीव्ड इन द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड हु बिलीव्ड कि नहीं ये जो है राजा जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. कोई ऐसा व्यक्ति जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स रखता था उसको ड्यूमा में इलेक्ट ही नहीं होने दिया गया. एंड ऑल द पीपल जस्ट लाइक लेनिन, दे वर वॉचिंग दिस. लेनिन ये देख रहे थे कि ड्यूमा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई है और ड्यूमा के काम में कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है. एंड पीपल स्टार्टेड सीइंग दिस एज अ इंसल्ट टू द पीपल कि हमारी बात मानी ही नहीं जा रही है. तो इस चीज़ को देन प्रोटेस्ट करने के लिए, इस चीज़ के खिलाफ जाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस बननी शुरू होती हैं जिन्हें कहा जाता है सोवियत. It was the Council of Workers representatives to conduct strikes, but soon it became the instruments of political power. Soviets played a decisive role, particularly in 1917 October Revolution. ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि this year 1917, which is the most important year of this chapter, will face 2 revolutions, February Revolution एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन. और इन दोनों ही रेवोल्यूशंस के अंदर जो सोवियट्स थी, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेनिन जैसे जो लीडर्स थे, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा और ये ही लीड करेंगे आगे जाके इन आंदोलनों को. तो हम पहुँचे हैं यहाँ तक ईयर 1905 में और रशिया एंड द रशियन एम्पायर was not going through a very good phase. In the next 9 to 10 years, the situations almost became worse. But in the next 9 to 10 years, there was another thing which was brewing and which was about to crash the world. It was the First World War. 1914 का जो ईयर था ये विटनेस करता है यूरोप को 2 हिस्से में बांट के. वी हैड द ट्रिपल अलाइड पावर्स एंड वी हैड द सेंट्रल पावर्स. ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये अलाइड पावर्स का हिस्सा थे, जबकि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मन एम्पायर एंड द ऑटोमन एम्पायर वर पार्ट ऑफ द सेंट्रल पावर्स. और ये 2 हिस्से जो थे वो लड़ने शुरू होते हैं. जब 1914 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई उस टाइम पर रशिया एक्चुअली हैड नो रोल इन द वॉर, बट इट ओनली एंगेज्ड इन द वॉर टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर सो पावरफुल. जार जो था वो दिखावे का बहुत शौकीन था और 1914 में
जब वॉर स्टार्ट हुई, रशिया का कोई लेना देना नहीं था इस वॉर में, बट फिर भी जार ने देश को वॉर में झोंक दिया, ये बताने के लिए कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। जैसे ही देश को वॉर में इंगेज किया गया, ड्यूमा जितना भी डिस्कशंस हो रहा था वो सारे के सारे उसने डिसॉल्व किए, और अब पूरी वर्क फोर्स जो थी, जो मेल वर्क फोर्स थी, इसको आपने पुश कर दिया टू गो एंड फाइट इन दी वॉर। 1914 में जैसे ही रशिया वॉर के अंदर आता है, तो पीपल बिलीव कि चलो राजा कुछ तो कर रहा है, एंड पेट्रियोटिज्म लोगों के अंदर था काफ़ी ज़्यादा, एंड दे वेरी होल हार्टेडली पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। बट अनफॉर्चुनेटली राजा को वॉर से कोई लेना देना था ही नहीं। उन्होंने इस वॉर में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट किया ताकि वो दिखा सके कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, बट उनके पास कोई प्लान नहीं था इस वॉर के अंदर अपनी आर्मी को कैसे गाइड करना है, कैसे उनको ऑपरेट करना है, उनके पास कोई प्लान नहीं था। और इस चीज़ का नुकसान आर्मी ने झेलना शुरू किया। जितने सिपाही थे वो ज़्यादातर यंग एज के मेल्स थे, जो वर्कर्स और फार्मर फैमिलीज से आते थे, इनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं था वॉर का। प्लस आपको राजा कोई कमांड भी नहीं कर रहा है कि कैसे लड़ना है, कहाँ लड़ना है, तो दे वर जस्ट सिटिंग देयर लाइक डक्स एंड दे फेस्ड इमेंस लॉसेस इन दैट। क्योंकि सारी मेल पॉपुलेशन आपकी वॉर में इंगेज थी, तो फार्मिंग में कुछ नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं हो रहा था, एंड इकोनॉमिकली जो देश था वो और गड्ढे में गिरना शुरू हुआ। इतनी सारी प्रॉब्लम, आपको वॉर फ्रंट में प्रॉब्लम मिल रही है, आपको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम मिल रही है, आपने पूरा सोशल स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। इन सारे नुकसान के साथ में एक बहुत बड़ा नुकसान जो रशिया को इस टाइम पर देखने को मिला, वो थे दो लोग। सबसे पहला हम देखते हैं ज़ारीना अलेक्जेंड्रा, हु वाज द क्वीन। ये खुद जर्मन ओरिजिन की थी, एंड रशिया वाज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट जर्मनी। So people were confused and in fact they doubted the queen herself कि आप अपने घर पर कैसे वॉर कर सकते हो। तो क्योंकि राजा कोई आपको कमांड नहीं कर रहा था, तो लोगों को ये लगा कि हो सकता है राजा अपने रिश्तेदारों का नुकसान नहीं करना चाहता हो। तो ज़ारीना अलेक्जेंड्रा का जर्मन ओरिजिन काफ़ी डाउटफुल था लोगों के दिमाग में, एंड दे डिस्ट्रस्टेड हर इमेंसली। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है हमारे पास में, दैट इज रास्पुटिन। रास्पुटिन जो था वो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड मॉन्क था। इसका मानना था कि इनके पास में जादुई ताकतें हैं, और जब जार एंड ज़ारीना के बेटे की तबीयत खराब हुई, तो रास्पुटिन ने रिलीजियस एंड सम मेडिसिन के थ्रू उस बेटे को बहुत गंभीर बीमारी से वापस जिंदा किया था। तो they were just blind followers of Rasputin. Now Rasputin जो था वो काफ़ी shrewd इंसान था, वो लोगों को अपने वश में कर लेता था, लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था, और जो भी डिसीजन राजा और रानी ले रहे थे वो प्योरली रास्पुटिन की ओपिनियंस हुआ करती थी। लोगों को रास्पुटिन के ऊपर भी विश्वास नहीं था। इनफैक्ट कई सारे नोबिलिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने रास्पुटिन को मरवाने के लिए भी प्लान किया, बट रास्पुटिन हर बार बच जाता था। तो लोगों को इस वॉर से कुछ कंक्लूजन मिलने की उम्मीद कम थी, एंड 1915-16 तक आते आते अब देश जो था वो पूरी तरीके से अनइंटरेस्टेड एंड लॉस के अंदर जा रहा था। वॉर में कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा था, सिपाहियों को कोई इंस्ट्रक्शन मिल नहीं रहे थे, इकोनॉमी आपकी ऑल टाइम लो पे जा रही थी, और राजा नॉट इंटरेस्टेड था। तो ऐसे में जनता रेवोल्यूशन नहीं करेगी तो और क्या करेगी। तो हम साल 1917 तक आते आते हम बहुत सारे दंगे होते हुए देखेंगे देश के अंदर। खाने की कमी होनी शुरू हो जाएगी, लोग जगह जगह पर आंदोलन करने शुरू करेंगे, एंड इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्चुअली एंटर इनटू 1917 एंड विटनेस कि कैसे रशिया में एक पूरा सत्ता पलट होगा, राजा को गद्दी से हटाया जाएगा, एक पीपल्स गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, एंड रशिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
to implement a socialistic government, right? So आप हमसे जुड़िए टेलीग्राम ऐप के ऊपर, जिसको आपको डाउनलोड करना है। ये लिंक जो है वो इस स्पेस के अंदर आपको टाइप करना है और आपको ज्वाइन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करना है। वंस यू ज्वाइन दिस चैनल तो आपको बेनिफिट्स मिलता है ऑफ ऑल दी अपडेट्स। आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं, सारे लिंक्स मिलते हैं डेली क्लासेस के, एंड आपको इधर उधर कहीं पर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो भी CBSE अपडेट्स है वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती हैं, एंड ऑल द टीचर्स आर देयर टू रिमाइंड यू विच क्लास इज गोइंग टू हैपन एट व्हाट टाइम। So thank you so much guys. Like the video, share the video, and don't forget to subscribe to Unacademy and Let's Crack 9th and 10th channel, and use the code VRCBSC to get your 10% discount.